मॉर्निंग बेटा। हम पढ़ रहे थे राइटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में क्या रिलेशन है। It is possible to see both fundamental rights and directive principles are complementary to each other. यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दूसरे के पूरक हैं। फंडामेंटल राइट्स restrain the government from doing certain things while directive principles exhorts the government to do certain things. फंडामेंटल राइट्स अगर सरकार को कुछ करने से रोकती हैं तो वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार को कुछ करने का आदेश देती हैं। फंडामेंटल राइट्स सरकार से कहती है कि अपने नागरिकों के लिए ये करना है। मतलब फंडामेंटल राइट्स एक तरह से सरकार की शक्तियों पर अंकुश है। हमें फंडामेंटल राइट्स इसलिए दिए गए हैं ताकि सरकार की सत्ता निरंकुश ना हो सके, और वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल सरकार को कुछ निर्देश देती है, काम करने के आदेश देती है। तो दोनों ही एक तरह से एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल व्हाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंश्योर द वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। फंडामेंटल राइट्स अगर इंडिविजुअल्स की राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बना है तो वहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को कहते हैं कि एंटायर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करें। However, at times when government intends to implement directive principle of the state policy, it can come to in conflict with the fundamental rights of the citizen. जब भी सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू काम करना चाहती है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो डायरेक्शन दिए हैं गवर्नमेंट को कि सोसाइटी के लिए उसे क्या करना है, अगर सरकार उनको फॉलो करना चाहती है तो हमेशा ये देखा गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है बीच में आ जाते हैं, कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स की वजह से कई बार सरकार जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर पाती है। अब ऐसे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे क्या करें। However, at times when government intends to implement directive principles of state policy, it can come in conflict with the fundamental rights of the citizen. This problem arose when the government sought to pass law to abolish जमींदारी सिस्टम। आपको पता है इंडिया में जमींदारी सिस्टम थे, जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी और ये जमींदार खुद इसमें इन ज़मीनों पे खेती नहीं करते थे। ये जो एक ज़मींदार होते थे उसको काफ़ी सारे एरिया के जो फार्मर्स हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करने का काम दे दिया जाता था। तो ये ज़मींदारी सिस्टम जो अबोलिश करना था, यहाँ पर भी राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स वो आड़े आ रहा था। दिस मेजर्स वेर अपोज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेटेड राइट टू प्रॉपर्टी। जब गवर्नमेंट ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म करना चाह रही थी तो उस समय राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स था उसका वायलेशन हो रहा था। However, keeping in mind the societal needs that are greater than the individual interest, तो यहाँ पर अब किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा महत्व सोसाइटी के नीड्स को दिया गया। यानी कि एक जो ज़मींदार थे उनके जो राइट टू प्रॉपर्टी से ज़्यादा महत्व यहाँ पर सोसाइटी के नीड्स को दिया गया। लार्ज अमाउंट में जो लोग ज़मींदारी सिस्टम से परेशान थे उन्हें इस ज़मींदारी सिस्टम से निकालना था। However, keeping in mind the societal needs that are greater than the individual's interests, the government amended the constitutions to give effect to the directive principles of the state policy. This led to the long legal battle. The executive and the judiciary took different positions. The government claimed that right can be abridged for giving effect to directive principles. अब यहाँ पर आप सब जानते हैं कि संविधान की रक्षा का काम जुडिशरी को दे रखा है और फंडामेंटल राइट्स
तो फंडामेंटल राइट्स तो स्पेशली फंडामेंटल राइट्स पूरा ही संविधान की का ही रक्षा की जिम्मेदारी जुडिशरी को दे रखा है। वहाँ फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है। तो जब राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करने की बात हो रही थी फंडामेंटल राइट्स में से, तो यहाँ पर एक तरफ हमारी जुडिशरी थी तो एक तरफ हमारा एग्जीक्यूटिव था, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे, आमने सामने खड़े थे। The government claimed that the right can be abridged for giving effect to directive principles. This argument assumed that right were a hindrance to welfare of the people. On the other hand, the court held the view that fundamental rights were so important and sacred that they cannot be limited even for purpose of implementing directive principles. अब यहाँ कोर्ट का कहना था कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं हो सकता है, भले ही डायरेक्टिव गवर्नमेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़े। यानी गवर्नमेंट का कहना था कि भारत सरकार को नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी वो फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकता। और वहीं सरकार गवर्नमेंट का कहना था कि उससे अगर लोगों के लिए कुछ नीतियाँ बनानी है तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स आड़े आ रही थी, स्पेशली राइट टू प्रॉपर्टी आड़े आ रही थी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट में जो है 44th अमेंडमेंट में 44th जो अमेंडमेंट था, इस अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया और फिर लीगल राइट बना दिया गया और कहा गया कि अगर गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है तो जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रॉपर्टी को भी ले सकती है। तो बच्चे ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। Check your progress. Read the main points of Bill of Rights in the South African Constitution and Directive Principles of India. हमने साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था बिल ऑफ राइट्स, जहाँ पर बहुत सारे अधिकार दिए गए। माना जाता है कि सबसे ज़्यादा अधिकार साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, वहाँ राज्य को काफ़ी निर्देश दिए गए कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या क्या करें। Which are the common points in the to list? Why did the South African Constitution put these in the Bill of Rights? If you were writing the constitutions for a new country, what would you suggest? तो बच्चे हम चैप्टर 2 ख़त्म कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कल, चैप्टर नंबर 3। थैंक यू बेटा।